हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको लैब स्टूडेंट की चैप्टर वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को खत्म कर दिया था। ओके, ये जितना सब कुछ लिखा है इसमें जितने टॉपिक है सब कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास 10th में आपका 5th चैप्टर है और केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है 10th में। ओके, तो इस चैप्टर को करेंगे आज। ये चैप्टर लंबा चैप्टर है इसलिए हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। ओके, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। तो देखिए, डॉबेराइनर का ट्रिक देखेंगे, डॉबेराइनर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम देखेंगे, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, मेंडलीव की आवर्त सारणी देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे। ओके, एटॉमिक प्रॉपर्टी एंड देयर वेरिएशन अलोंग ग्रुप एंड पीरियड, यानी कि जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दाएं से बाएं या फिर ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या घटती है बढ़ती है, इस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। और मैं आपको दावा देता हूँ कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेगी। ओके, मैं आपको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको एक बार देख के ही सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दाएं से बाएं जाने पे घटता है बढ़ता है, सब एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी आपको सब समझ में आएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, तो उन्हीं सब क्लासिफिकेशन को देखेंगे। उनमें सब में किसी में कमियां थी तो उस कमियों को अगले वाले ने हटाया, लेकिन फिर उनमें कमियां थी, तो यही देखेंगे। तो देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए कि सबसे पहले जो एलिमेंट था, तत्व था, उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया था, तो धातु और अधातु के रूप में, यानी मेटल और नॉन मेटल के रूप में सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया था। ओके, तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले ज्ञात तत्वों का क्लासिफिकेशन किस फॉर्म में किया गया था, तो धातु और अधातु के फॉर्म में। उसके बाद देखिए आए डॉबेराइनर, अपना ट्रिक लेके आए। तो डॉबेराइनर ट्राइड देखते हैं इसका। सन 1817 में जर्मन के वैज्ञानिक थे ये डॉबेराइनर। इन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को सबसे पहले क्या किया, व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले किसने प्रयास किया, डॉबेराइनर ने 1817 में। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को सबसे पहले व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, देखिए, 3-3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक यानी कि ट्रेड्स कहा। ठीक, क्या कहा उनको, त्रिक कहा गया, ट्रेड्स कहा। तो देखिए उन्होंने क्या किया, 3-3 तत्व लिया उन्होंने, 3-3 मतलब एक ग्रुप में 3 तत्व लिए और 3 ग्रुप लिए ऐसे। तो जो एक ग्रुप में था उनमें देखिए, उनमें समानताएं थी कुछ। अब देखिए किस प्रकार की समानता थी, वो उन्होंने कैसे बताया। देखिए, इन्होंने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके जो एटॉमिक मास है अगर उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, ओके, द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर तीनों के केमिकल प्रॉपर्टी समान होंगे, सिमिलर होंगे। तीनों के केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तथा बीच वाले का द्रव्यमान बाकी दो का औसत होगा, यानी बाकी दो का एवरेज होगा। ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 ट्राइड्स कौन कौन से थे। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपको याद करना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहला त्रिक। दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये 3 ट्राइड दिया उन्होंने। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और क्या कहा, जैसे इस वाले समूह में ऐसे, ये क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है ये। ओके, ये ग्रुप है, 3 ग्रुप है। तो एक ग्रुप में जितने भी ये 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, इनके क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे। और एक चीज और क्या कहा इन्होंने, कि जो ये बीच वाला है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो बाकी दो का अगर हम एवरेज निकालें, एवरेज यानी कि इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान डिवाइडेड 2, तो इसका द्रव्यमान आ जाएगा बीच वाले का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसी को लेते हैं, पहला वाला, इसमें देखिए लिथियम का होता है 6.9, ओके, और पोटेशियम क्या होता है 39.0। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 6.9 प्लस 39, और इसका एवरेज निकाला हमने, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया एवरेज। ओके, तो हमारा आता है 23.0, 23.0 आता है। और 23 किसका होता है, सोडियम का होता है। ओके, तो बीच वाले का द्रव्यमान आ जाता है अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालें। ओके, तो ये कहा इन्होंने। और प्लस क्या कहा कि जो इनमें तीनों हैं, तीनों एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर हम दूसरे का निकालें, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम का, तो देखिए कैल्शियम का कितना होता है 40 और बेरियम का होता है 137। इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, तो बीच वाले का निकल जाएगा, यानी 88 किसका होता है, स्ट्रॉन्शियम का होता है। ओके, तो ये था इनका ट्राइड। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 2 दिया जाएगा कि लिथियम और पोटेशियम है, और एक पूछा जाएगा कि तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा क्या होगा, सोडियम होगा। ओके, तो ये है डॉबेराइनर का
ट्राइड्स। ओके, इसकी कमियां देखते हैं, लिमिटेशन क्या है। ही फेल टू अरेंज ऑल नोन एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ ट्राइड्स, कि वो असफल रहे। उन्होंने कितने बनाए, 3 ही तो बना पाए वो, यानी कि 9 एलिमेंट बना पाए, पर उस टाइम ज्ञात सभी तत्वों का वो नहीं बना पाए। इस प्रकार से वो अरेंजमेंट नहीं कर पाए, त्रिक नहीं बना पाए सभी का। तो ये थी उनकी लिमिटेशन, ये कमियां थी। ओके, अब इसके बाद आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड अपना ऑक्टेव लेके आते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम देखिए, इसमें क्या होता है। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार, इन्होंने भी क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, व्यवस्थित किया, और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है। ओके, यानी ऐसे रखा 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करके रखा, और जो 8वां तत्व होगा उसका जो गुण होगा वो पहले तत्व के समान होगा, ये पाया उन्होंने। ठीक है, अब देखिए, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत बोलते हैं। तो संगीत का अष्टक क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, ये होता है अष्टक। तो इसीलिए इसका क्या कहा गया, अष्टक का नियम कहा गया। ओके, इन्होंने कैसे क्लासिफाइड किया, ये है संगीत का अष्टक सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, इसके बाद फिर से सा रे गा मा पा धा नी ये आ जाता है। ओके, तो इन्होंने कैसे अरेंज किया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, सोडियम, इस प्रकार से इन्होंने सारे जो एलिमेंट है उनको कैसे लगाया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इससे ज़्यादा द्रव्यमान का लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। ठीक है, इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में लगाया। फिर उन्होंने क्या पाया कि जो पहला है उससे 8वां तत्व, यानी कि देखिए ये पहला हो गया, इससे 8वां तत्व यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। तो जो पहला और 8वां तत्व इन दोनों के क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे। ठीक, इसी प्रकार फिर फ्लोरीन से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन, इन दोनों के सेम होंगे। ओके, इन दोनों का सेम होगा। फिर तो यही पाया उन्होंने कि पहला और 8वां तत्व इनके क्या होंगे, परमाणु इनके क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे। इसी प्रकार जैसे सोडियम का, तो सोडियम के समान कौन सा होगा, तो इससे 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इससे होगा। पोटेशियम से इसका सेम होगा, पोटेशियम के केमिकल प्रॉपर्टी के समान होगा। ओके, ये तो हो गया इनका अष्टक का। अब पूछा जाता है आपसे इनकी कमियां, मोस्टली एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कमियां पूछा जाता है। ठीक, उससे पहले देखिए, एक रो में 7 एलिमेंट है, एक रो में कितने 7 एलिमेंट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट है। ये याद रखने वाली बात है कि एक रो में कितने 7 एलिमेंट है। ओके, सोडियम के गुण लिथियम के समान है, हमने देख लिया 8वां, ये 1 होगा तो फिर जो लिथियम होगा वो 8वें नंबर पे होगा। देखिए जैसे ये लिथियम है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सोडियम के गुण किसके समान होंगे, लिथियम। उल्टा भी पूछ सकता है आपसे। ओके, अब देखिए लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है, कमियां ही पूछी जाती है। देखिए, यह नियम केवल कैल्शियम जिसका द्रव्यमान 40 होता है तक लागू होता है, मतलब कैल्शियम तक ही लागू होता है यह नियम। ओके, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में। कैल्शियम तक क्यों लागू होता है, क्योंकि यहीं तक क्या है, हल्के तत्व है, इसके बाद क्या होता है, भारी तत्व शुरू हो जाते हैं। ओके, तो यह नियम कहाँ तक लागू होता है, केवल कैल्शियम तक लागू होता है। दूसरी कमी क्या है, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते। बाद में जो नए तत्व खोजे गए उनके गुण फॉलो नहीं कर रहे थे, मतलब 8वां और पहला मैच नहीं कर रहे थे जो नए तत्व खोजे गए। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए ना केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रखे गए। देखिए इसका मतलब क्या है इस पॉइंट को, जैसे यहाँ पे देखते हैं इस एग्जाम्पल में, कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रख दिया गया। ठीक है, मतलब एक ही स्थान पर 2 तत्वों को रख दिया गया। यहाँ पे भी देखिए 2 तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिया गया। प्लस अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या है, हैलोजन है। जबकि कोबाल्ट और निकिल ये तो भारी धातु हैं, तो हैलोजन के साथ धातु को रख दिया गया, मेटल्स को रख दिया गया, तो ये भी कमी है। ओके, इनके गुण तो समान है ये, पर ये अलग गुण का है, ये तो मेटल हो गया और ये सब क्या है, हैलोजन है, तो ये भी एक कमी थी। ओके, आगे देखिए, न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56, अच्छा जब उन्होंने अपना जो ये क्लासिफिकेशन तैयार किया था तब उस टाइम कितने तत्व थे, 56 तत्व थे, 56। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 56 तत्व थे, तो 56 तत्व विद्यमान थे तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या बोला था कि न्यूलैंड से जब अपनी सारणी बना रहे थे तो 56 तत्व थे उस टाइम, और उन्होंने भविष्यवाणी की कि इतने ही तत्व हैं और इसके बाद और कोई तत्व नहीं मिलेगा, और आज हमें पता है कि 114 से भी ज़्यादा तत्व हैं। ओके, तो ये एक और कमी थी।
और ये कोबाल्ट वाला मैंने आपको बता दिया कि कोबाल्ट और निकिल जो धातु थे उनको कहाँ रख दिया गया था, हेलोजन में रख दिया था, गैस में, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन ये सब क्या है, गैस है। ओके, और रखना कहाँ चाहिए था उसको, आयरन के पास रखना था, आयरन के गुण के समान है और आयरन का है यहाँ है और रखा है इसको यहाँ पे। ओके, तो ये थी इसकी कमियाँ। नोबेल गैस की खोज के बाद अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया, मतलब उसके बाद तो ये बिल्कुल ही बर्बाद हो गया, उसके बाद तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। नोबेल गैस के बाद इस अष्टक का कोई भी मतलब नहीं रहा। ओके, अब इसके बाद आते हैं न्यूलैंड्स के बाद आते हैं मेंडलीव, और मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी लेके आते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ हद तक सही थी, लेकिन बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो वो मेंडलीव की आवर्त सारणी भी खत्म हो गई। ओके, तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि इन्होंने भी क्या किया, परमाणु द्रव्यमान को फॉलो किया, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा, जैसे कि अभी रखा है सब, न्यूलैंड ने भी वैसे रखा, डॉबरेनर ने भी वैसे रखा, तो इन्होंने भी वैसे रखा, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रखा। ओके, अब देखिए क्या होता है, इन दिस देयर आर 7 पीरियड, कितने आवर्त थे, 7 आवर्त थे, 7 आवर्त थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ओके, और ग्रुप कितने थे, 8 ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे और 7 आवर्त थे। ठीक है, 8 समूह और 7 आवर्त थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। आउट ऑफ 8 ग्रुप 7 आर नॉर्मल एलिमेंट एंड 1 और ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे बोलते हैं जीरो ग्रुप। मतलब कि 8 ग्रुप थे टोटल, जिसमें 7 तो क्या थे, नॉर्मल एलिमेंट्स थे, और जो 8वां ग्रुप था वो कैसा था, जीरो ग्रुप बोला था उसको, क्या बोला था उसे, जीरो ग्रुप। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे, तो 63। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी पर काम शुरू किया तो उस टाइम कितने थे, 63 थे। ओके, इन्होंने क्या किया था, कार्ड का प्रयोग किया था, कार्ड का। ओके, कार्ड के पीछे इन्होंने तत्वों के वो लिखे थे, मतलब कार्ड लिया था, कार्ड के पीछे जैसे सोडियम लिया, सोडियम का सारे गुण लिख दिया उस कार्ड पे, फिर दूसरा लिया कैल्शियम, कैल्शियम के गुण लिख दिए। इस प्रकार उन्होंने कार्ड का उपयोग किया था क्लासिफिकेशन करने में। मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले जितने भी यौगिक है, कंपाउंड है, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। ओके, जैसे कि CO2 हो गया, तो ये ऑक्सीजन के साथ ये यौगिक बना रहा है कार्बन, तो इस पे ध्यान दिया। H2O वाटर है, तो ये H के साथ बना रहा है यौगिक, तो इन पे ध्यान दिया। मतलब कि उन्होंने किस पे ध्यान दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं उन पर ध्यान दिया था। ओके, उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों चुना था, और क्यों नहीं चुना, दूसरे क्यों नहीं चुना, क्यों चुना, क्योंकि अत्यंत सक्रिय होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा सक्रिय होते हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेते हैं, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही लिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी, न्यूज़पेपर में 1872 में, जर्मनी न्यूज़पेपर में 1872 में प्रकाशित हुई थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। स्तंभ के टॉप पर देखिए, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर R समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता था। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे, कार्बन का हाइड्रोक्साइड यानी CH4 को कैसे लिखा जाता था, C की जगह लगा दिया हमने R, अंग्रेजी अक्षर का R, तो ये हो गया RH4। और ऑक्साइड की बात करें, जैसे CO2 है तो इसको लिखेंगे RO2। ठीक है, मतलब R लिख देंगे एलिमेंट की जगह, तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा था। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, इन्होंने क्या उपलब्धि किया जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया था, उन्होंने क्या करके दिखाया था वो देखते हैं। सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा, क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए। मतलब कि कहीं कहीं पे आपको सारणी में कम द्रव्यमान वाले तत्व ज़्यादा द्रव्यमान वाले तत्व के बाद मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि देखिए कैसे बनाया था इन्होंने अपने आवर्त सारणी को, परमाणु द्रव्यमान के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि किसी का द्रव्यमान 1 है, 2 है, 3 ऐसा होना चाहिए था। लेकिन कहीं कहीं में आपको मिलेगा कि जैसे 3 वाला आगे हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कम है इससे, लेकिन ये इसके बाद में हुआ। ऐसा इन्होंने क्यों किया था, ताकि जो इस जो ग्रुप में, इस समूह में जितने भी आएंगे एलिमेंट, उनके जो गुण होंगे कैसे होंगे, समान होने चाहिए, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का द्रव्यमान है 58.9, सारणी में निकिल का होता है 58.7 से पहले रखा गया, मतलब इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, ना कोबाल्ट का। ओके, 0.2 ज़्यादा है।
पर इसको क्या रखा गया, पहले रखा गया और इसको बाद में रखा गया। ओके, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया था। उन्होंने कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया था, खाली छोड़ दिया था। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों खाली छोड़ दिया, तो इन्होंने क्या कहा, इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया। उन्होंने ऐसे बोला कि कुछ तत्व हैं जो फ्यूचर में खोजे जाएंगे, ठीक है, ऐसा बोला उन्होंने, कि जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे, उस समय तक पता नहीं था। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम पे रखा गया। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन देखे मैंने इस पे बने हुए। देखिए उन्होंने क्या किया, कुछ खाली स्थान रख दिए, बीच बीच में खाली स्थान रख दिए। ओके, उनसे पूछा गया कि ये खाली स्थान क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये कोई गलती नहीं है, ये मैंने जानबूझ के किया, कि ये क्या है कि फ्यूचर में और तत्व खोजे जाएंगे, वो आएंगे यहाँ पे, और इनका नाम उन्होंने पहले रख दिया। जो इससे पहले जो एलिमेंट था उसी के ऊपर रख दिया एका लगा के। ओके, जैसे इसके पीछे बोरोन था तो इसका नाम रख दिया एका बोरोन, ठीक, इस प्रकार। और एका का मतलब क्या होता है, एका संस्कृत का शब्द है, ओके, जिसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टू इट। जैसे बोरॉन है तो एका लगा दिया, तो मैंने क्या बोला, बोरॉन के बाद, ओके, नेक्स्ट टू इट, ओके, एका लगा के किया। बाद में ज्ञात होने वाले, देखिए अब बाद में कौन कौन से, बाद में ज्ञात होने वाले जो उन्होंने खाली स्थान रखा था वहां पे देखिए कौन कौन से आए, स्कैंडियम आया, गैलियम आया और जर्मेनियम आया, ठीक है, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। किसकी जगह पे आया, उन्होंने नाम तो पहले रख दिया था, तो स्कैंडियम का नाम इन्होंने क्या रख दिया था, एका बोरोन। गैलियम का नाम क्या रख दिया था इन्होंने, एका एल्युमिनियम। और जर्मेनियम का क्या था, एका सिलिकॉन। ओके, यानी कि सिलिकॉन के बाद आया जर्मेनियम, एल्युमिनियम के बाद आया गैलियम और बोरॉन के बाद आया स्कैंडियम। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका बोरोन किस तत्व का नाम है, तो किस तत्व का नाम है, एका बोरोन स्कैंडियम का। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्कैंडियम किसको बोला है, एका बोरोन को। गैलियम क्या है, एका एल्युमिनियम है। और जर्मेनियम क्या है, एका सिलिकॉन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए क्या हुआ, जैसे हमने वहाँ देखा न्यूलैंड्स में, न्यूलैंड्स की जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया था जब नोबेल गैसों का पता लगाया था। लेकिन मेंडलीव के टाइम जब नोबेल गैसों का पता लगाया तो जो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसको छेड़े बिना ही क्या किया, इन्होंने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया, मतलब कुछ भी छेड़ना नहीं पड़ा। तो ये भी एक उपलब्धि थी इनकी, यानी उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन का पता लगाने के बाद सारणी की पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रख दिया गया, एक नया समूह ऐड कर दिया गया, यानी 8 थे पहले, 9वां कर दिया ऐड। ओके, तो कुछ भी छेड़ा नहीं गया, ये भी उपलब्धि थी इनकी, ठीक। अब लिमिटेशन देखते हैं, कमियां की थी, ये तो उपलब्धियां होंगी, कमियां भी देख लेते हैं, कमियां क्या क्या थी। देखिए पहला, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना हो सका क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से भी मिलता था और हैलोजन की भांति भी था, यानी कि हाइड्रोजन का कोई स्थान ही नहीं था कि इसको कहाँ पे रखें, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे मिलता था, वो मिलता था क्षार धातुओं से, ठीक है, क्षार धातुओं से मिलता था, यानी कि पहले ग्रुप में वो, हाँ पहले ग्रुप में जो सब क्षार धातु हैं तो उनसे भी मिलता था। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, द्विपरमाणुक अणु है। द्विपरमाणुक अणु कौन से होते हैं, हैलोजन होते हैं, तो हैलोजन के जैसे भी गुण थे इसके, यानी कि लास्ट वाला है जो, तो 17 वाला है जो, सॉरी 17 ग्रुप है जो अभी का मॉडर्न का, ठीक है। तो इसका स्थान फिक्स नहीं हो पाया, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं हो पाया कि कहाँ रखा जाए, और इस पे वो जवाब भी नहीं दे पाए कि कहाँ पे रखा जाए चाहे। तो एक तो वो यहाँ पे फंस गए हाइड्रोजन की जगह पे कि कहाँ पे रखा जाए, क्योंकि इसके गुणधर्म क्षार धातुओं से भी मिल रहे थे, ठीक है, क्षार धातुओं से भी मिल रहे थे और हैलोजन से भी मिल रहे थे। ओके, तो ये हो गई एक कमी। दूसरा देखिए, सारणी तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिक आइसोटोप का पता चला। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं, जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। गुणधर्म समान क्यों होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, एटॉमिक नंबर समान होते हैं, लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। तो समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उन्हें बोलते हैं समस्थानिक। तो इनका जब टेबल बन गया था उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, समस्थानिकों का भी पता लगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त सारणी के लिए एक चुनौती बन गई। चुनौती इसलिए बन गई क्योंकि हमें समस्थानिक को रखना था एक जगह रखना था, ठीक है, एक जगह रखना था, एक ही डिब्बे में रखना था, जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में रखना इम्पॉसिबल सा हो गया था। तो दूसरी कमी तो ये हो गई थी समस्थानिक के आने से कि समस्थानिक को हम कैसे रखें, अब ये हो गया दूसरा। थर्ड देखिए, सारणी में तत्वों से दूसरे तत्वों की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, ठीक, जो हमने पहले देखा, ये उपलब्धि भी है और इसको कमी भी बता दिया गया।
एक तो ये उपलब्धि में भी काउंट हो गया और ये कमी भी है इनकी। देखिए सारणी में हमने पहले देख लिया ये पॉइंट कि जब हम सारणी में बढ़ेंगे आगे को तो क्या होना चाहिए, द्रव्यमान बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा, तो कम द्रव्यमान वाले तत्व ज़्यादा द्रव्यमान वाले तत्व से आगे होंगे। ओके, जैसे कि ये देखिए आर्गन का द्रव्यमान 40 होता है और जो हमारा पोटेशियम है उसका द्रव्यमान होता है 39 होता है। तो इससे पहले आ जाता है ये, मतलब कि 39 से पहले कौन सा आ गया, आर्गन आ गया, जबकि इसको इसके बाद आना चाहिए था, तो ये भी इसकी कमी हो गई। ओके, तो ये सब तो कमी थी। अब इन सभी कमी को पूरा किसने किया, हेनरी मोजले ने, जो कि क्या थे, मेंडेलीव के जूनियर थे, उन्हीं के साथ काम करते थे। तो उन्हीं के साथ काम करते थे, उन्होंने इनकी कमियां देखी और इन सभी कमियों को उन्होंने दूर किया, और दूर करने के बाद उन्होंने क्या बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। ठीक, तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, हेनरी जी.जे. मोजले ने। तो मोजले ने किया आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण। ओके, तो उन्होंने कैसे किया, अपने एक्सरे स्पेक्ट्रम प्रयोग जो उन्होंने किया था 1914 से सिद्ध किया कि एटॉमिक नंबर किसी तत्व का मोस्ट रिलायबल प्रॉपर्टी शो करता है। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या लिया था, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, एटॉमिक मास लिया था, उसके ऊपर वो बना रहे थे अपनी टेबल को। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी किस पे है, परमाणु क्रमांक पे है। ऐसा क्यों, क्योंकि मोजले ने अपना एक प्रयोग किया था, एक्सरे स्पेक्ट्रम प्रयोग। उन्होंने उस प्रयोग से सिद्ध कर दिया था कि जो मोस्ट रिलायबल प्रॉपर्टी शो करेगा किसी एलिमेंट का, वो क्या करेगा, एटॉमिक नंबर करेगा, ना कि एटॉमिक मास करेगा, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका जो मोस्ट रिलायबल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो अपनी जो सारणी है उसको किस पे बनाया, एटॉमिक नंबर पे बनाया। ठीक, तो देखते हैं इनके सारणी को। के गुणधर्म, उनके परमाणु संख्या, अभी तक क्या था, परमाणु द्रव्यमान, अब आ गया परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। यानी उनका द्रव्यमान क्या किया उन्होंने, एलिमेंट को कैसे लगाया, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और पाया कि जो इनके गुणधर्म है वो समान है। ओके, तो देखिए अब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं, 18 स्तंभ है, जिसको क्या बोला गया है, ग्रुप बोला गया है। ग्रुप, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको समूह बोलते हैं। 18 तो समूह हो गए, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और 7 क्या है, 36 पंक्तियां ऐसी पड़ी हुई लाइन है, 7, इसको क्या बोला इन्होंने, आवर्त बोला। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो 7 तो पीरियड हो गए और 8 क्या होंगे, ग्रुप, 7 आवर्त और 18 समूह। ओके, आवर्त सारणी में कोषों की संख्या समान होती है। आवर्त में कोषों की संख्या समान होती है, सेल के नंबर समान होते हैं। जैसे कि 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त हो गए। तो पहले वाले में अगर एक सेल है तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे ना, सब में एक ही सेल होगा। दूसरे वाले में अगर 2 सेल है तो जितने भी एलिमेंट होंगे इसके, उसमें सब में कितने होंगे, 2 सेल होगा। अगर आपने पिछले कार्बन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में फाइंड करना बताया था, एलिमेंट की पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि जितने नंबर सेल होंगे उतने नंबर का उसका पीरियड होगा। यानी 3 सेल होंगे, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 और 7, ये हुआ। इसमें कितने सेल हो गए, 3 सेल, तो इसका पीरियड कितना होगा, 3, तीसरी आवर्त में होगा ये। ठीक, जबकि समूह में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब जो समूह है, समूह कितने, 18, तो अगर इस वाले समूह में, ठीक है, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो इसमें जितने भी होंगे आपके एलिमेंट, सब में 1 1 होगा। इसमें अगर 2 है तो सब में क्या होंगे, 2 2 होंगे। इसमें 3 है तो सब में 3 3 होंगे। ठीक है, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, यानी कि समूह में क्या होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, और आवर्त में क्या होता है, सेलों की संख्या समान होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से हमने वाली ट्रिक बनाई थी कि पोजीशन कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे लिथियम है, लिथियम का करते हैं, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 1, बेरियम का होता है 2 2, ठीक है, बोरॉन का 2, बेरिलियम का होता है 2 2, बोरॉन का होता है 2 3। ठीक है, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इन सब में आपको क्या कॉमन दिख रहा है कि 2 ही सेल है, 2 ही सेल है, यानी कि ये किस में होंगे, दूसरे वाले आवर्त में होंगे। सब में 2 2 है ना, तो सब किसके हैं, दूसरे वाले पीरियड के एलिमेंट है सब। इन सभी तत्वों कोषों की संख्या क्या है, समान है। अब देखिए जैसे हम समूह 1 लेते हैं, ग्रुप 1 लेते हैं, अब ये वाला पीरियड लेते हैं, इसमें देखते हैं कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है। हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन का करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 का होता है 1 ही हो गया। लिथियम में देखिए 2 1, सोडियम में होता है 2 8 और 10, ऐसे में देखिए ये होता है ना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, ठीक है, इस प्रकार से होता है। हेलिना की रब से पर्याप्त पोटेशियम, ठीक है, ये होता है।
फर्स्ट वाले ग्रुप में ये एलिमेंट होते हैं। तो इसका हो गया कितना, एक, इसका हो गया 2 और 1, इसका हो गया आपका 2, 8 और 1। तो आप अगर देखोगे लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी देखिए एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ठीक है। यानी कि वही पॉइंट कि समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और पीरियड में सेलों की संख्या सेम होती है। ओके, समझ में आ गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में तो क्या होगा, सेल की संख्या बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक सेल होगा, यहाँ पे 2 सेल होगा, यहाँ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, लास्ट में कितना होगा, 7 सेल होंगे, ठीक है। तो नीचे जाने पे क्या होता है, सेल की संख्या बढ़ती है। आगे देखिए, विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या का पता लगा सकते हैं 2n² फॉर्मूले से। क्या है देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमें पीरियड में बताने कि कितने तत्व आएंगे। जैसे कि पहले वाले में 7 पीरियड है ना, 7, तो हमें बताने पहले वाले में कितने एलिमेंट आएंगे, दूसरे वाले में कितने एलिमेंट आएंगे, तीसरे वाले में कितने एलिमेंट आएंगे, चौथे वाले में कितने एलिमेंट आएंगे। तो इसके लिए सिंपल इस वाले फॉर्मूले में रख दो। पहले वाले का निकालना है तो 2n की जगह 1 रखना है, तो 2, पहले वाले में 2 ही आते हैं, पहले वाले में तो 2 ही होता है ना, 2। दूसरे वाले का निकालना है, दूसरे वाले पीरियड में तो इसकी जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो दूसरे वाले में कितने होंगे एलिमेंट, 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना है आपको, ठीक है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला, और इससे कंफ्यूज मत हो जाना। इलेक्ट्रॉन निकालने का भी फॉर्मूला सेम यही होता है, 2n²। पर ये हम क्या बता रहे हैं कि एक पीरियड में, जो पीरियड है ना 7 पीरियड, उसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं। पहले वाले में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, दूसरे वाले में कितने एलिमेंट, तीसरे में कितने एलिमेंट। तो वो है, पहले वाले आवर्त में कितने होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, दूसरे वाले में कितने होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, तीसरे वाले में कितने होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, चौथे वाले में 18, पाँचवें वाले में भी 18, और छठे में क्या होगा, 32, सातवें में कितना होगा, तो सातवां इनकम्प्लीट है। वो क्या है, इनकम्प्लीट, वो अभी पूरा ही नहीं हुआ है, तो सातवां क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक। सातवां वाला पीरियड क्या है, इनकम्प्लीट है। अब आगे देखिए, इन ग्रुप 1 से लेके 2, ठीक है, 1 से लेके 2 तक, पहला वाला और दूसरा वाला, और 13 से लेके 17 तक, 13, 14, 15, 16, 17, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है जो, इन्हें क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये नॉर्मल एलिमेंट है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डायरेक्ट रखना है आपको ये कि 1 से 2 यानी पहला और दूसरा ग्रुप, प्लस 13, 14, 15, 16, 17, इन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है। 3 से लेके 12 बचे हैं जो, 3 से लेके 12, ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब 2 चीज़ और याद करना है आपको कि 58 से लेके 71 तक, 58 से 71 तक, ये होते हैं लेंथेनाइड। ये क्या है, लेंथेनाइड है। लेंथेनाइड क्यों है, क्योंकि 58 से एक पहले आता है 57 वाला। ये क्या है, 57, 58, ये है आपका परमाणु क्रमांक। तो 57 पे आता है लैंथियम, तो लैंथियम के बाद सीरीज शुरू हो जाती है लेंथेनाइड की, जो कि होती है 58 से लेके 71 तक, ठीक। और एक दूसरी सीरीज होती है 90 से लेके 103, यानी 90, 91, 92, इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ओके, ये तो हो गए लेंथेनाइड और ये हो गए एक्टिनाइड। एक्टिनाइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे एक पहले यानी 89 पे क्या होता है, एक्टियम होता है। एक्टियम एलिमेंट का नाम है, एक्टियम, लैंथियम, ठीक है। तो एक्टियम के बाद शुरू कौन सी हो जाती है, कौन सी सीरीज शुरू होती है, एक्टिनाइड, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, कुछ और थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो होते हैं मेटल। राइट साइड में क्या होते हैं, राइट साइड में होते हैं नॉन मेटल, ओके। और बीच में होती है टेढ़ी मेढ़ी लाइन, मैं यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। तो जो बीच में टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है आपको, ये क्या होती है, मेटलॉइड की, उपधातु की, ठीक है। उपधातु देखिए कौन कौन से होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, एंटीमनी, टेरुलियम, पोलोनियम, ठीक है। ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। अब किसी किसी बुक में आपको पोलोनियम नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, ठीक। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरुलियम और पोलोनियम, ये होते हैं आपके उपधातु, मेटलॉइड, ओके। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ग्रुप में 1 होता है, सेकंड वाले ग्रुप में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 13 वाले में कितने होते हैं, 3। तभी मैंने आपको वाली ट्रिक बताई थी कि जैसे किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7 है और 8 है, ये तो इसमें क्या करते थे हम, 10 जोड़ देते थे,
तो 10 जोड़ दे देते, जैसे इसका है 3 है तो 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा 13, तो वो किस में होगा 13 वाले ग्रुप में होगा। ओके, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट वाला जो ग्रुप है उसमें क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, सेकंड वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 13 वाले में 3, 14 वाले में 4, 15 में, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, अब बचा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आवर्त सारणी की प्रकृति। ओके, एटॉमिक साइज, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है घटता है, ये सब जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ओके, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।